एवरीबॉडी कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं फुली मेंबर के एपिसोड नंबर 209 में, या इट्स 209। मैंने चेक कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला एपिसोड देख लिया होगा, क्योंकि अगर उसे नहीं देखा है तो आपने काफी कुछ मिस कर दिया है। स्पेशली उसमें जियान फाइट करता है एक 8 स्टार दूरी से, फिर वो जॉली रॉयल फैमिली के थर्ड फेज को खत्म करके चारों तरफ फैली आग में और घी डाल देता है। फिर हम उससे पहले फोकस करते हैं इस कंपटीशन वाले आर्क पे। इस कंपटीशन आर्क में हमें बहुत सारे सीक्रेट्स और फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। बस आप सभी को पेशेंस बना के रखना होगा। चलो अब जरा पिछले एपिसोड के बारे में जान लेते हैं। जब वो प्रिंस जॉनवी वोल्फ ईगल लीजन से फैंक्शन पवेलियन के उन 6 डिसाइपल्स के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है, जिनकी हालत बहुत बुरी थी, तो वो 6 डिसाइपल्स पैनिक होने लगते हैं। इनका सबसे सीनियर ब्रदर मियो टियानी-वन तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके अपने जूनियर्स को बचाने की कोशिश करता है। अच्छी बात है, इसी समय जियान ने एंट्री मारी थी। आगे जियान अपने जलवे बिखेरता है। साइड डिटेल्स को जानने के लिए आप देख सकते हो पिछले पार्ट को। एंड में जाके उसने सिर्फ इस प्रिंस जॉनवी की जान नहीं ली थी, लेकिन उसने वुल्फ ईगल लीजन के दोनों कमांडर्स को भी खत्म कर दिया था। फिर वो हैवरी पैलेस के साथ और डिसाइपल्स के साथ फैंक्शन पवेलियन वापस लौट जाता है। उसने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज किया होता है, लेकिन जियान नहीं जानता था कि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करने के बाद भी ज्वालिंग रॉयल फैमिली का एक बंदा जिंदा रह गया था, और वो एक खबर देगा किंग ज्वालिंग को। चलो ये तो रही फ्यूचर की बात, हम यहीं से आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जॉन सेंटिन पूरे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की सबसे प्रॉस्परस जगह थी। आखिरकार इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स जॉन सेंटिन में इकट्ठे होते हैं। यहीं से राइज हुए थे वो सुप्रीम एक्सपर्ट्स जो अपनी छाप हिस्ट्री में छोड़ गए। और जॉन सेंटिन के सारे ग्रैंड इवेंट्स में सबसे आगे होता है सैक्ट कंपटीशन। जैसा कि इसका नाम था, इस सैक्ट कंपटीशन में जॉन सेंटिन के सबसे पावरफुल सेक्ट्स के डिसाइपल्स एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत आजमाते थे। जीतने वालों को बहुत अच्छा इनाम मिलता है, और कहा जाता है कि जो सैक्ट कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी भविष्य में 2 चांद तक की जर्नी लगभग तय हो जाती है, क्योंकि उन डिसाइपल्स की परफॉर्मेंस को देख के उन्हें पावरफुल एक्सपर्ट सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नजारा था बर्निंग इंसेंस पवेलियन के सबसे टॉप का। उस लकड़ी की घर की खिड़की से पवेलियन मास्टर फेंटियन बाहर का नजारा देख रहे थे। वो कहते हैं कल से शायद कंपटीशन शुरू होगा, लेकिन वो लड़का अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा है। इस कंपटीशन में फेंटियन ने अपनी सारी उम्मीदें अनडाउटेडली जियान के ऊपर लगा रखी थी। पीछे टेबल पे बैठे होते यंची। वो कहते ओल्ड मैन फेंटियन, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? उस लड़के ने हमसे वादा किया था कि वो कंपटीशन से पहले जरूर लौटेगा। वैसे भी तुम्हारी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। फेंटियन हफ करके बोलते तुम समझते नहीं हो, अभी हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल जियान है। अगर वो डिसाइपल्स का लीडर बन जाता है तो मुझे भी चैन से सांस लेने का मौका मिलेगा। मुझे डर है कि बिना उसके हमारे सेक्ट को फिर से भारी नुकसानों का सामना न करना पड़े। पुरानी हारों के बारे में सोच के फेंटियन के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क से हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर ये लड़का कल तक नहीं लौटा तो हम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ये सुन के यंजी स्टंड हो गए थे। वो कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो? ये सैक्ट कॉम्पिटिशन सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज को रखता है। अगर हम इसका हिस्सा नहीं बनते हैं तो और सैक्ट के डिसाइपल्स हमसे एक जनरेशन आगे बढ़ जाएंगे। फेंटियन का चेहरा काफी ग्रेव होता है। वो बोलते हैं नहीं, पुराने कॉम्पिटिशन्स में ज्वाली रॉयल फैमिली ने हमारे डिसाइपल्स को टारगेट किया था, और वो इस बार भी जरूर ऐसा करेंगे। अगर हम सही तरीके से तैयार होकर नहीं गए तो हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अपने परम मित्र के चेहरे पे ऐसी एंशियस है इसको देख के यंची स्माइली के साथ अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं कुछ समय पहले तो तुम्हें उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, और अब तुम ही इतने घबरा रहे हो। चिंता मत करो, वो लड़का जरूर वापस लौटेगा। फेंटियन साई करके बोलते हैं उम्मीद करता हूँ तुम सही हो। बाय द वे तुम्हारी चोटें कैसी हैं? यंची स्माइल करके बोलते हैं लगभग हील हो गई। ये कहते कहते वो चुपचाप से 2 लाल निशानों को फेंटियन से थोड़ा छिपा सा लेते हैं। कुछ समय तक शांत रहने के बाद यंची पूछते हैं बाय द वे वो बर्निंग हेवन अरे भी वो तुम्हारे पास है? फेंटियन की सुन के आंखें नैरो हो जाती हैं। वो पूछते हैं हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बर्निंग हेवन अरे ये फैंक्शन पवेलियन की सबसे पावरफुल फॉर्मेशंस में से एक होती है। इसे 2 शियान लेवल के एक्सपर्ट्स भी रोके जा सकते हैं। फैंक्शन के लिए सरप्राइजिंग बात यह होती है कि इसके बारे में यंची पूछ रहे हैं। यंची को कोई फॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। यंची जवाब देती हुई बोलते मैं बस क्यूरियस था। फिर टॉपिक को बदला जाता है और ये बातचीत आगे बढ़ती है। इसी समय बर्निंग इंसेंस पवेलियन के एक दूसरे हिस्से में लिटरली मीफंग और बाकी के लोग इकट्ठे हो चुके थे। शाओई जिसकी आंखें चिंता से भरी होती हैं, वो कहता है बिग ब्रदर अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? चिंता तो मीफंग को भी थी, लेकिन वो लिटरली को दिलासा देती हुए बोलता है चिंता मत करो, वो लौट ही रहा होगा। मीफंग और भी कुछ बोलने वाला होता है, तभी 5 बैम्बू हाउस के दरवाजे खटकते हैं। गेट को खुलने वाला लिटरली था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था जियान को, लेकिन दरवाजे पे म्यूइंग खड़ी होती है। शाओई बोलता है म्यूइंग वो स्टैंड इसलिए नहीं था क्योंकि म्यूइंग वापस लौटी है, बल्कि म्यूइंग का ऑरा ये अब ऑलरेडी 7 स्टार दूधी लेवल तक पहुंच चुका है। इसकी कल्टीवेशन स्पीड बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है। यंजी के वापस लौटने के बाद म्यूइंग की पर्सनैलिटी में काफी बदलाव आए थे। अब वो बाहरी तरफ से काफी शांत सी हो गई होती है, लेकिन अंदर से क्या चल रहा था ये कोई नहीं
जानता। यूइंग कैजुअल आवाज में पूछती है जियान कहाँ पे है। लिटरली बताता है बिग ब्रदर वो कुछ जरूरी काम के लिए बाहर गए थे लेकिन वो अब तक लौटे नहीं है और सैक कंपटीशन कल से शुरू होगा। इन शब्दों को सुनकर यूइंग बिना हेजिटेशन के वापस लौटती है। उसके ऐसे बर्ताव को देख के शाओई और यूफंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। बैम्बू हाउस का कोर्टयार्ड फिर से शांति से ढक जाता है, लेकिन ये शांति लंबे समय तक नहीं रही थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स के बाद बर्निंग एसेंस पवेलियन के ऊपर एक स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अपीयर होती है। इसमें से रिलीज हो रही थी पावरफुल फ्लक्चुएशंस, फिर स्पेस क्रैक होता है और उसमें से कुछ फिगर्स बाहर आते हैं। वापस से उस जानी पहचानी हवा को महसूस करके जियान कहता है तो हम लौट आए। हम उसके पीछे खड़े 7 लोगों को हल्का सा खांसते हुए देखते हैं। उनकी और अनस्टेबल थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंजर्ड होने के बाद ये सब लगातार ट्रेवल कर रहे थे। आगे बढ़ के सीनियर ब्रदर म्यूटियानियन बोलता चलो हम अंदर चलते हैं। सीन चेंज हुआ था। हम वापस लौटते हैं फेंटियन के रेजिडेंट में। अभी अर्थ पैलेस का सीनियर ब्रदर म्यूटियानियन वो बता रहा होता है जो उसके साथ फॉरेस्ट ऑफ डेथ में हुआ। पवेलियन मास्टर फेंटियन चुपचाप से पूरी बात को सुनते हैं। फिर वो कहते हैं क्या ज्वालिन रॉयल फैमिली ने तुम्हारी पर हमला किया? म्यूटियानियन की आवाज में डर भरा हुआ था। वो कहता है पवेलियन मास्टर मुझे नहीं पता हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, लेकिन जब हम उस घोस्ट रियल्म के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे थे न जाने कहां से ज़ुआनमियो जो ज्वालिन रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस है वो अपने साथ पावरफुल एक्सपर्ट्स को लेके हमारे ऊपर हमला कर देता है। हम बहुत बुरी परिस्थिति में फंस गए थे। अगर तब लास्ट मोमेंट पे जूनियर ब्रदर जियान ने हमें नहीं बचाया होता तो हम वापस जिंदा नहीं लौटते। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद फेंटियन पूछते हैं और ज्वालिन रॉयल फैमिली के उन लोगों का क्या हुआ? इसका जवाब देने वाला जियान था। वो काम लेकिन रेजोल्यूट आवाज में कहता है ज्वालिन रॉयल फैमिली ने उस ज़ुआनमियो के साथ 2 इट्सा 2 दी पावर हाउस को भेजा था और साथ में थे कई पीक और लेट स्टेज के एक्सपर्ट्स, लेकिन उनमें से कोई नहीं बचा। इस खबर को सुनकर फेंटियन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो हंस के बोलते हैं अच्छा, बहुत अच्छा। वो लड़का ज़ुआनमियो का उम्र होने के बाद भी एक बहुत चालाक राजा बनने के लक्षण दिखा रहा था। पिछले कुछ समय से उस ज़ुआनमियो की वजह से हमें नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। लगता है हमें इस परेशानी से और डील नहीं करना होगा। जब पवेलियन मास्टर फेंटियन खुश होते हैं येंचू की भौं से कुट चुकी होती है। वो कहते हैं ज़ुआनमियो की जान लेना ये एक बहुत साहस से भरा काम है, और क्योंकि जियान के हाथों से चिहारुन की पहली मौत हो चुकी है किंग ज़्वालिंग इस मैटर को इग्नोर नहीं करने वाला। ये सुन के फेंटियन की आंखें फ्लिकर होती हैं, लेकिन वो अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं ठीक है तुम सभी जाके आराम करो, हम कल सैक कंपटीशन के रूल्स के बारे में बात करेंगे। जियान के साथ हेवली पैलेस के डिसाइपल्स भी नोट करते हैं और ये सभी अपनी क्वार्टर्स में वापस लौट गए थे। इसी समय ज़्वालिन रॉयल पैलेस के अंदर बुरी खबर को सुन के किंग ज़्वालिंग की आंखें श्रिंक हो गई होती हैं। उसके चारों तरफ घूम रहा था एक सिनिस्टर ऑरा, और ऐसा लगता है वो पागलपन की कगार पे आ गया हो। कुछ समय तक शांत रहने के बाद उसकी पूरी बॉडी से ब्लड लस्ट झलकने लगती है। ब्लड लस्ट का मतलब होता है खून की प्यास। वो ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं जियान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी थंडरस आवाज में कहता है तुरंत ही सैक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले डिसाइपल्स को बुलाया जाए। अब समय आ गया जब इस लड़के को और ग्रो नहीं होने दिया जा सकता। उसकी आवाज में मिली होती है दूसरा लेवल की पावर जो रॉयल पैलेस की बुनियाद को हिला के रख देती है। किंग ज़्वालिंग और भी ऑर्डर्स को पास करने वाला था। इसी मोमेंट पे हम हॉल में एक और आवाज को गूंजते हुए देखते हैं। वो आवाज कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? इसके साथ वो टेरिफाइंग ब्लड डीमन वाला और आया था। किंग ज़्वालिंग ऐसी कोल्ड टोन में बोलता है मैं पागल नहीं हुआ हूँ, उस लिटिल बैस्टर्ड ने मेरे बेटे की जान ले ली, आखिर मैं इसका बदला क्यों न लूं? वो ब्लड डीमन ये सुनकर थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर वो कहता है ठीक है हम इस कंपटीशन में और ज्यादा फोर्सेस को भेजेंगे। ये सुनकर किंग ज़्वालिंग के दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची थी। वो उसके चेहरे का वो ट्विस्टेड एक्सप्रेशन एक सिनिस्टर स्माइल में बदल चुका होता है। वो बोलता है इस बार इस कंपटीशन इस सुप्रीमेसी की बैटल से ज्यादा होने वाला है। इसमें एक्सपर्ट्स का खून नदियों की तरह बहेगा और फैंक्शन पवेलियन तुम्हारे पास भी अब गिने चुने दिन रह गए हैं। आने वाली सैक कंपटीशन की एक्साइटमेंट में टाइम कितनी जल्दी निकलता है मालूम नहीं चलता। बात थी अगले दिन की, तब सूरज अपनी सुनहरी किरणों को जमीन पे फैला चुका था। चारों तरफ गूंज रही होती हैं चीयर्स की आवाजें, क्योंकि आज ही वो दिन होता है जब सबसे ज्यादा इंतजार करे जाने वाला सैक कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। नजारा देखा जाता है बर्निंग एसेंस पवेलियन के अंदर का। पिछले काफी समय से जो गलियां खाली बनी रहती थी क्योंकि डिसाइपल्स ट्रेनिंग में बिजी थे, आज वो भरी भरी दिखाई देती हैं। चारों तरफ एक्साइटमेंट से भरा माहौल फैला होता है। सबके चेहरों पे इलेक्ट्रिक एंटिसिपेशन दिखाई देती है। फाइव बैम्बू हाउस की खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए म्यूफंग कहता है तो ये शुरू होने वाला है। उसके बगल में जियान और शाओई मौजूद था। म्यूफंग कहता है तभी इवेंट को शुरू होने में भी थोड़ा समय बचा होगा, चलो हम मेन हॉल में इकट्ठे होते हैं। रेडली कहता है इकट्ठा होना है। म्यूफंग नोट करके बोलता है इस बार जहाँ कंपटीशन हेल्ड किया जाएगा वो कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है, हम सबको उसकी जानकारी चाहिए होगी। फिर ये सब भी हेजिटेट नहीं करते, सारे डिसाइपल्स की तरह ही मेन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। सीन चेंज हुआ था। ये फैंक्शन पवेलियन की वो जगह होती है जहाँ हजारों डिसाइपल्स इकट्ठे हो चुके थे। इनमें से करीब आधे लोगों को सैक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये इंतजार कर रहे होते हैं पवेलियन मास्टर फेंटियन के अनाउंसमेंट का। ये इंतजार
कई मिनट्स तक चलता रहता है। फिर स्टेज के ऊपर का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। इसमें से येंची और फेंटियन बाहर आए थे। चारों तरफ देख के फेंटियन हंस के बोलते हैं, आज सच में काफी चहल पहल वाला दिन है। नीचे खड़े डिसाइपल्स में जियान का ग्रुप भी मौजूद होता है। जियान अपने आसपास के डिसाइपल्स की ओवरवेलमिंग ऑरा को सेंस करके बोलता है, लगता है जब मैं अपने पर्सनल मैटर्स में बिजी था, हमारे फंक्शन पवेलियन के डिसाइपल्स ने सच में प्रोग्रेस कर रही है। वो सेंस करता है कि इन सब में सबसे कमजोर भी 5 स्टार अथॉरिटी की स्ट्रेंथ को रखता है। कई लोग 6 स्टार 2 एम्पर लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाले सेक्ट का हिस्सा होना ये जियान के लिए भी गर्व की बात होती है। भीड़ को ध्यान से स्कैन करने पे जियान को कई जाने पहचाने फिगर्स भी दिखाई दिए थे। ये होती है वो लिटिल विच जो ऑफ कोर्स अर्थ पैलेस मास्टर लिंग मैंशेंग की बेटी थी। उसके साथ अर्थ हॉल के बाकी सीनियर डिसाइपल्स भी खड़े होते हैं। फिर उसका ध्यान जाता है 2 लड़कियों के ऊपर जो थोड़ा एकांत में खड़ी थी। ये चिंगशिन और म्यूइंग होती है। नजर स्टेज के ऊपर गया था जहाँ फेंटियन खड़े हुए थे। वो फाइनली आगे आके स्माइल के साथ बोलते हैं, लिटिल वंस, ये सेक्ट कंपटीशन एक बार फिर से आ गया। इन शब्दों को सुनकर हजारों डिसाइपल्स में से तेज तेज चीयर्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो कहते हैं हम सेक्ट को और भी मजबूत करेंगे। स्टेज पे अब तक बाकी के एल्डर्स भी इकट्ठे हो चुके थे। हेवनली पैलेस के डेप्यूटी हेड चिंगलाओ आगे आके पूछते हैं, पवेलियन मास्टर, इस बार के सेक्ट कंपटीशन के क्या रूल्स हैं? जैसे ट्रेडिशनली कंपटीशन के रूल्स और लोकेशन ये बेईमानी से बचने की वजह से बदले जाते हैं। फेंटियन ने अपने सिर को हिला के बोलते हैं, मैं भी श्योर नहीं हूँ। इस बार रूल्स को ज़ुआन अलायंस मेंटेन कर रही है। ये पहले से अलग होने वाले हैं। ज़ुआन अलायंस के बारे में सोच के येंची थोड़ी गहरी सोच में चले जाते हैं। ये अलायंस बनती है ज़ुआन सेंटिन के पावरफुल एक्सपर्ट से जो ऑफ कोर्स सुपर सेक्स का हिस्सा होते हैं। उनका काम होता है इस कंपटीशन की देखभाल करना और रूल्स को डिसाइड करना। और अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि फेंटियन इतने पावरफुल एक्सपर्ट होने के बाद भी क्या ज़ुआन अलायंस का हिस्सा है, तो इसका आंसर ना है। ऐसा होता है बर्नी एसेंस पवेलियन और मेडिसा क्लैन के बीच के रिश्तों की वजह से। फेंटियन ने दोनों हाथ पीछे करके आंखें बंद कर लेते हैं। लगता है वो किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार कुछ पलों तक चलता है। तब एक ची की आवाज के साथ एक सुनहरी चिड़िया अपने मुंह में स्क्रोल को दबा के तेजी से फेंटियन की तरफ आती है। फिर इसने अपने मुंह से उस स्क्रोल को छोड़ दिया था। इसे देख के म्यूजिजी हंस के बोलते हैं, तो ये लो रूल्स भी आ गए। ज़ुआन अलायंस अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए अक्सर इसी मेथड का इस्तेमाल करता था। फेंटियन एक इशारे पे स्क्रोल को अपनी तरफ बुलाते हैं। फिर वो इसके अंदर के मामले को पढ़ने लगते हैं। जब उन बदलाव को देखते हैं, धीरे धीरे उनकी भौहें से कुड़ने लगी थी। चिंगलाओ, शांगजुआन और म्यूजिजी साथ में बोलते हैं, पवेलियन मास्टर, इस स्क्रोल में क्या लिखा है? फेंटियन तुरंत इन स्क्रोल को इन एल्डर्स को दे देते हैं। जब चिंगलाओ, म्यूजिजी और बाकी के एल्डर्स ने स्क्रोल पर नियमों को पढ़ा था, सबके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। म्यूजिजी दांती मीज के बोलते हैं, ये आउटरेजियस है। इस वाली रॉयल फैमिली का हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। बात ऐसी थी कि इस बार के रूल्स में सच में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस थे। इससे पहले के कंपटीशन में सिर्फ बिल्कुल नई जनरेशन ही पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन अब पुराने पार्टिसिपेंट दोबारा इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। हेवनली पैलेस के साथ डिसाइपल्स होते हैं, वो पिछले सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करी है तो इन सभी के लिए कंपटीशन का हिस्सा बनना पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि नियम बदल चुके हैं, ये फिर से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन बर्नी एसेंस पवेलियन के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले रॉयल फैमिली ने पिछले कंपटीशन में ऑलमोस्ट सारे फंक्शन पवेलियन के डिसाइपल्स को खत्म कर दिया था। बचे बस ये 7 रह गए थे। वहीं पे बाकी के सुपर सेक्स और ज़ोले रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स ये तब से ग्रो करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ हेवनली पैलेस के साथ डिसाइपल्स एक दिन पहले ही बहुत बड़े हादसे से बच के आए हैं। इनके शरीर में गहरी चोट है जो कम समय में रिकवर नहीं हो सकती। इन्हें दोबारा से कंपटीशन में भेजना ये मौत को बुलावा देने जैसा है। जब बर्नी एसेंस पवेलियन के एल्डर्स इन नियमों की वजह से काइंड ऑफ बौखला गए होते हैं, पवेलियन मास्टर अनाउंस करते हैं ये कंपटीशन होने वाला है ब्लड रिवर के अंदर। जब ये शब्द गए थे जियांग के कानों में, उसके चेहरे पे सरप्राइज एक्सप्रेशन आया था। उसने सोचा नहीं था कि कंपटीशन उस जगह पे रखा जाएगा। ये ब्लड रिवर बहुत फेमस जगह होती है। ये एक तरीके का बॉर्डर होता है ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट और गोस्ट वर्ल्ड के ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट का। हजारों सालों से इंसानों और गोस्ट वर्ल्ड के बीच में जो बैटल्स होती आई हैं, उनमें बहने वाला खून इस जगह को ऐसा नाम दे देता है। युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले पावर हाउसेस अपनी टेक्निक्स, अपने हथियारों और अपनी इनहेरिटेंसेस को इस जगह पे छिपा चुके थे। हालांकि इस जगह को ढक रखा होता है घोंसले ईरी ऑरेन है। वो डेथली एनर्जी इंसानों के लिए बहुत हानिकारक होती है, लेकिन ये तो बहुत मानी हुई बात है कि लालच लोगों से कुछ भी करवा सकता है। ब्लड रिवर में मौजूद इनहेरिटेंसेस को हासिल करने के लिए लोगों को ब्लड रिवर जाना मंजूर था। वो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। खैर, जब ये बातें डिसाइपल्स के दिमाग में चल रही होती हैं, फेंटियन की अनाउंसमेंट आगे बढ़ती है। वो कहते हैं घोंसली ऑरे से इन्फेक्टेड होने की वजह से ब्लड रिवर गोस्ट वर्ल्ड से बहुत सिमिलर हो चुकी है। तुम सभी को अंदर जाने के बाद पूरी तरीके से चौकन्ना रहना होगा। ट्रेडिशनली ब्लड रिवर की 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर तब भी सुरक्षित है। ब्लड रिवर का असली डेंजर है सेकंड लेयर में। इसमें बस 7 स्टार 2 दिया, उससे ऊपर वाले पावर हाउस एंटर कर सकते हैं। तुम सभी को इस कंपटीशन में बस ब्लड रिवर और अपनी
उम्र जैसे लोगों से ही खतरा नहीं होगा, बल्कि इसमें भाग लेने वाले पिछले कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स और उनकी स्ट्रेंथ तुमसे काफी आगे निकल चुकी होगी। हालांकि ये सच्चाई अब तक बस एल्डर्स को पता थी। इस वजह से जब अनाउंसमेंट डिसेबल्स के दिमाग में बैठती है, ऐसा लगता है इन सभी की ओर बिजलियां गिर पड़ी हो। लोग चिल्ला के बोलते हैं, क्या आखिर उन सीनियर डिसेबल्स को दोबारा पार्टिसिपेट क्यों करने दिया जा रहा है? इस खबर को सुन के लिंग जॉन का मुंह भी डब्बे की तरह खुला रह गया होता है। तो अर्थ हॉल पैलेस मास्टर की बेटी होने की वजह से लिंग जॉन को नेचुरली ऐसी कई चीजें पता थी जो और लोग नहीं जानते थे। पिछले सैक कंपटीशन में फैंक्शन पवेलियन की लीडरशिप करी थी यिन टोंग ने। सीनियर ब्रदर यिन टोंग पवेलियन मास्टर फेंटियन के अकेले डिसेबल थे। वो अपनी टीम को लेकर फाइनल्स तक पहुंच गए थे, लेकिन अंत में जाके ज्वाले रॉयल फैमिली ने जाने क्या किया, एक ही बार में पूरा तख्ता पलट हो गया। कंपटीशन से सीनियर ब्रदर यिन टोंग भी वापस नहीं लौट पाए थे। तब उनकी स्ट्रेंथ होती है 7 स्टार दूधी के मिड स्टेज पे और उनका साथ दे रहे थे 400 और डिसेबल्स। इनमें कई 7 स्टार दूधी लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं। ऐसे टेरिफाइंग लाइनअप होने के बाद भी अंत में जाके फैंक्शन पवेलियन बस 7 डिसेबल्स वापस लौट पाते हैं। बाकी के लोग ब्लड रिवर में दफन हो गए थे। अगर बात करी जाए कि हेवली प्राइस के वो 7 डिसेबल्स इतने खतरनाक टास्क क्यों लेते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है वो बोझ जैसे वो पिछले से कंपटीशन से लेके चल रहे हैं। ये बोझ था अपने साथियों को खोलने का। हेवली पैलेस का डुआनियो म्यूटियानी से बोलता है, सीनियर ब्रदर हमें इस बार सीनियर ब्रदर यिन टोंग और बाकियों का बदला लेना ही होगा, वरना मौत के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलने वाली। म्यूटियानी सीरियस आवाज में कहता है, जल्दबाजी मत करो, चलो हम पहले हॉल मास्टर के निर्णय को देखते हैं। हालांकि बदले की भावना तो म्यूटियानी के दिल में भी होती है, लेकिन उसके कंधे पे अपनी जूनियर्स का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और अगर पवेलियन मास्टर फेंटियन की बात सही है तो इस कॉम्पिटिशन में वो जिन डीमंस का सामना करेंगे उनके सामने म्यूटियानी को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। स्टेज पे चिंगला पूछते हैं, पवेलियन मास्टर हमें क्या करना चाहिए? दिल भारी तो पवेलियन मास्टर फेंटियन का भी था। उनकी नजरें जाती हैं 7 चोटिल डिसेबल्स के ऊपर। वो नोटिस करते हैं कि उनके शरीरों के घाव अभी भी भरे नहीं है। फिर फेंटियन हल्की आवाज में साय करके बोलते हैं, क्यों ना हम इस कंपटीशन से विड्रॉ कर लें। ये शब्द सबके दिलों पर छुरियां चलाते हैं। सबका दिल एकदम भारी हो जाता है। फेंटियन के हिसाब से अगर ये कंपटीशन नॉर्मल होता तो वो अपनी उम्मीदें जान पे लगा रहे थे, लेकिन अगर पिछले कंपटीशन के एलिट्स इसमें फिर से पार्टिसिपेट करेंगे तो फैंक्शन पवेलियन की सिचुएशन काफी खराब है। पिछले कंपटीशन में जो ज्वाले रॉयल फैमिली के टॉप डिसेबल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दूधी के पीक पे पहुंच चुकी होती है। 8 स्टार दूधी ब्रेक थ्रू करने के बिल्कुल करीब थे। इस वजह से इतने समय के बाद बर्निंग इंसेंस पवेलियन के डिसेबल्स के पास उन मॉन्स्टर से फाइट करने की ताकत नहीं है। फेंटियन के सुझाव ने चारों तरफ एक शांति फैला दी होती है। ऐसे डेड साइलेंस की वजह से लोगों को गर्दन घुमाने में परेशानी होती है। जब लड़के हुए मुंह को लेकर लोग मुड़ के जाने के लिए तैयार होते हैं, इस खुले इलाके में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, पवेलियन मास्टर क्या आप मेरे बारे में भूल गए हो? एक डिसेबल तेजी से हंसते हुए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक और आवाज आती है। वो आवाज कहती है, मैं भी तो हूँ। इन दोनों लड़कों को देख के म्यूजुची और बाकियों का एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। म्यूजुची कहते हैं, म्यूटियानी जियान तुम दोनों क्या कर रहे हो? म्यूटियानी पहले तो जियान को देख के हल्की स्माइल पास करता है। वो उत्तर देता है, डेप्यूटी हेड पवेलियन मास्टर अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जब वापस लौटना मुमकिन नहीं है। हमें फाइट करनी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे फैंक्शन पवेलियन के डिसेबल्स के दिलों में इस एक्ट के लिए क्या इज्जत रह जाएगी। वो यहाँ पे क्यों कल्टिवेट करना चाहेंगे? म्यूटियानी जियान की तरफ मुड़ के बोलता है, न जाने क्यों लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं कि इस बार मेरा जूनियर ब्रदर हम सबको जीत दिलाएगा। अभी फेंटियन, येंची और बाकी के एल्डर्स एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। ये शांत रहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने भी हाँ बोला तो इसका मतलब ये है कि वो इन सभी डिसेबल्स को मौत के मुंह में भेजने की बात कर रहा है। इन सब के रिएक्शन को देख के जियान कुछ बोलने नहीं वाला था, तभी आसमान से एक और आवाज नीचे आई थी। वो आवाज कहती है, लड़ने दो। ऊपर हवा में अपीयर होते हैं जुला और लिंग मेंगशेंग। जुला की तरफ हल्का सा नोड करके पवेलियन मास्टर फेंटियन जियान की तरफ मुड़ते हैं। वो बोलते हैं, क्या तुम सच में करना चाहते हो? जियान कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलता है, अगर हेवली प्रेस के सीनियर्स भी फाइट करने के लिए तैयार हैं तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत कम समय में इन्हें रिकवर होने में मदद कर सकता हूँ। आखिरकार मैं एक एल्केमिस्ट भी हूँ, लेकिन मुझे ज्वाले रॉयल फैमिली के उन डिसेबल्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए जिन्होंने पिछले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जियान को खूब घूरने के बाद पवेलियन मास्टर अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं, बहुत अच्छे, मैं अपने भरोसे को तुम्हारे ऊपर लगाता हूँ। इस कंपटीशन में हमारे सबसे बड़े दुश्मन ज्वाले रॉयल फैमिली के वो एलिट्स होंगे और एक बात साफ है कि एक समय पे तुम लोगों को उनसे हेड ऑन फाइट करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात रही पिछले कंपटीशन के टॉप डिसेबल्स की, तो ज्वाले रॉयल फैमिली के पास ऐसे 4 एक्सपर्ट्स हैं। जियान पॉइंट से घूर के बोलता है, 4। इस बार जवाब देने वाला म्यूटियानी था। उसके डार्क होते हुए एक्सप्रेशन को देख के मालूम पड़ता है कि अभी उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज फ्लैश हो रही हैं। वो बोलते हैं, हाँ ये 4 ज्वाले रॉयल फैमिली के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसेबल्स हैं। इनमें से 2 की स्ट्रेंथ है 7 स्टार 2 एम्पर लेवल की और एक 8 स्टार 2 लेवल में एंटर कर चुका होगा। म्यूटियानी जिस तरीके से बोल रहा होता है, जियान को एक अनयूजुअल सी फीलिंग आती है। वो पूछता है, और
आखिरी। म्यूटियानियन बताता है आखिरी वो इन चारों में लीडर है। उसकी स्ट्रेंथ जेन्युइन इट्सा दूधी लेवल की है। कहा जाता है कि इसने अकेले ही एक मिड स्टेज इट्सा दो एम्पर लेवल के एक्सपर्ट को खत्म कर दिया था और ये एक लेट स्टेज इट्सा दूधी से भी फाइट कर चुका है। पिछले कॉम्पिटिशन में मैंने इसके एक अटैक का सामना किया था, लेकिन उसी अटैक ने मुझे सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। इन चारों को मिलकर कहा जाता है ज़ोलन रॉयल फैमिली के 4 हेवंस। इस टाइटल को दोहराते हुए जियान की आंखों में एक लाइट फ्लैश होती है, एक पैनी रोशनी होती है। नोट करके बोलते मैं समझ गया, इस बार हम नई पुरानी सारी दुश्मनियों का बदला लेंगे। चीजें इस तरीके से डिसाइड होती हैं। फेंटियन अनाउंस करके बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि इस कंपटीशन में हैवी पैलेस लीड करेगा, लेकिन मेन लीडर जियान है या किसी को से ऑब्जेक्शन है। अब तक बर्निंग इंसेंस पवेलियन के अंदर जियान की रेपुटेशन आसमान छू चुकी थी। उसके लीडर बनने पे कोई सवाल नहीं उठाता। डिसाइपल्स बोलते हैं हम पवेलियन मास्टर की कमांड को फॉलो करेंगे। इसी के साथ डिसाइपल्स और एल्डर्स के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। जियान म्यूटियानियन से आगे आने वाली कठिनाइयों की जानकारी हासिल कर रहा था। इस खुले मैदान में डिस्कशन काफी समय तक चलता रहता है। अभी चीजें थोड़ी बदल चुकी थी। जियान म्यूटियानियन को टीम लीडर बनने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे अकेला काम करना पसंद था। एक बड़े ग्रुप को संभालना ये उसके ऊपर वजन बढ़ा देगा। फेंटियन भी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं करते हैं। फेंटियन बहुत सीरियस आवाज में कहते हैं मैं इस कंपटीशन के लिए तुमसे किसी पायदान पे आने की इच्छा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सभी सही सलामत वापस लौट पाओ। क्या ये बात समझ में आई? पार्टिसिपेट करने वाले डिसाइपल्स साथ में बोलते हैं हम समझ गए। फेंटियन आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बाहर की दुनिया बहुत क्योटिक है। तुम में से कोई ये भूलना मत कि वो सिर्फ तुम्हारे सीनियर ब्रदर से ही है, इन पर तुम भरोसा कर सकते हो। इस बार येंची, जूजिन, शेंगयुएन और म्यूजुची ये पार्टिसिपेंट्स को लेके ब्लड रिवर तक जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जर्नी स्मूथ रहे। डिसाइपल्स ने थैंक यू बोला था। फेंटियन एल्डर्स की तरफ हल्के से नोड करने के बाद अपने हाथ को आगे वेव कर देते हैं। तो उनके डिसाइपल्स के सामने एक स्पेशल पैसेज बन गया था। एल्डर जू और येंची एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो कहते हैं पवेलियन मास्टर आप चिंता मत करो, चीजें इस बार जरूर बदलेंगी। एक एक करके स्पेशल पोर्टल में सब लोग एंटर करने लगे थे। इनमें लोग होते हैं हेवन पैलेस, अर्थ पैलेस और ह्यूमन पैलेस के। ये बेसिकली जियान का ही ग्रुप था। उस पोर्टल में अंत में जाके येंची और जुलाओ एंटर करते हैं। फिर स्विच के साउंड के साथ वो गायब हो जाते हैं। पवेलियन मास्टर फेंटियन की तरह काफी समय तक वहाँ बनी रहती है। उनकी आवाज काफी भारी थी। वो कहते हैं इस बार जीत हो या हार ज़ोलन रॉयल फैमिली से युद्ध रोका नहीं जा सकता। ठीक है मेरे ऑर्डर्स को पास करो। अब ये पूरा पवेलियन मार्शल लॉ के अंडर जा रहा है। पवेलियन मास्टर फेंटियन की इस कमांड के साथ बर्निंग इंसेंस पवेलियन अपने द्वार बंद कर देता है। ना किसी का आना अलाउड था ना किसी का जाना, और पहरेदारी भी बहुत कड़ी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है ज़ोलन रॉयल फैमिली की तरफ। हम उस ग्रैंड हॉल में किंग ज़ोलिंग के सामने वेंजी को खड़े होते हुए देखते हैं। अभी वेंजी की बहुत सिकड़ी हुई थी। वो कहता है माय किंग इस बार के सैक कॉम्पिटिशन में नए रूल्स आए हैं। जवाब में किंग ज़ोलिंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं ये सब ज़ोनमेंग की हेल्प से है। लगता है हमारी इतनी कोशिशें बर्बाद नहीं गई। उसकी नजरें टिकी होती हैं 4 फिगर्स के ऊपर जो हॉल के बीच में खड़े होते हैं। इन चारों के और काफी टेरिफाइंग थे। ये ज़ोलन रॉयल फैमिली के 4 हेवनली किंग्स होते हैं। वो चारों हाथ कब करके बाव करके बोलते हैं माय किंग। इन सब की तरफ नोट करने के बाद किंग ज़ोलिंग की आंखें जहर से बढ़ने लगती है और वो जहर को उगलते हुए बोलता है इस कंपटीशन में बर्निंग इंसेंस पवेलियन का कोई डिसाइपल नहीं बचना चाहिए, खासकर वो ह्यूमन पैलेस का जियान। उसने प्रिंस ज़ुआनमी और ची हारून की जान ली है। मुझे किसी भी कीमत पे वो डेड चाहिए। वो रिपीट करके बोलता है किसी भी कीमत पे। इस आज्ञा को सुन के वो चारों लोग नोट करते हैं। वो कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। किंग ज़ोलिंग आगे बोलता है। वो कहते हैं और हाँ हमें यिंटों के मामले को ही खत्म करना है तो हमें उसका अंतिम संस्कार अच्छे से करना होगा। और याद रखना बर्निंग इंसेंस पवेलियन इसके बारे में कुछ पता न लगा पाए। जहाँ तक बात रही हेवनली पैलेस के उन 7 डिसाइपल्स की जो पिछली बार जैसे से बच गए थे, उनके ऊपर भी खास ध्यान देना। किंग ज़ोलिंग कितने सारे ऑर्डर्स को सुन के वेंजी थोड़ा हेस्टेट करके बोलता है माय किंग क्या इससे बर्निंग इंसेंस पवेलियन बौखला नहीं जाएगा? कहीं वो फेंटियन खुद ना आ जाए। ये सुन के किंग ज़ोलिंग का चेहरा कोल्ड हो जाता है। वो बोलता है अगर उसकी आने की हिम्मत हुई तो मैं उसकी वहीं पे कब्र बना दूंगा। ऑफ कोर्स ये आत्मविश्वास किंग ज़ोलिंग को खुद पे नहीं था। ये बोल रहा होता है अपने एंसेस्टर की पपेट की वजह से जो 2 स्टार 2 शान की स्ट्रेंथ को रखता था। वरना किंग ज़ोलिंग को 100 बार पूछा जाए वो तभी फेंटियन के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। किंग ज़ोलिंग उन चारों हेवनली किंग से बोलता है तुम चारों अपने साथ 500 टॉप डिसाइपल्स को ले जाओगे। वो चारों हेवनली किंग्स नोट करके इस हॉल से बाहर जाते हैं। फाइनली में बाहर का नजारा दिखाया जाता है। ये था एक ट्रेनिंग ग्राउंड। यहाँ पे 500 एलीट वॉरियर्स खड़े हुए थे। इन सब की सीरियस चेहरों पे अलग से ही कॉन्फिडेंस झलक रहा होता है। लेकिन जो चीज हमें सरप्राइज करती है वो आसमान में खड़े 2 फिगर्स थे। ये और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन लविंग लीजन का कमांडर और वाइस कमांडर चिंटियन और यूमो था। फर्क बस इतना होता है कि इस बार इन दोनों के औरों में एक अजीब सी सिनेस्टरनेस फील करी जा सकती है। इनकी आंखों में लाल रोशनी डांस कर रही थी। लगता है लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया था। ऑफ कोर्स
सब में से जानते थे क्योंकि वो डेमोनिक कर्स होता है जो इविल रेस की देन है। किंग ज़ोलिंग बताता है इस बार तुम सबको चिंटियन और यीमो कंपटीशन की जगह तक ले जाएंगे। मैं जीत की उम्मीद करता हूँ। हमारा ध्यान जाता है चिंटियन के ऊपर। वो हैंड सील्स को चेंज करता है, अपने आप ही स्पेस में क्रैक बनता है और एक बड़ा होकर स्पेशल पैसेज बना लेता है। इन दोनों के औरों को सेंस करके हमें मालूम पड़ता है कि ये एक बड़े बदलाव से गुजर चुके हैं। चिंटियन जो कि ओरिजिनली पीक 2D क्लास में था, अब उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार 2 इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुकी होती है। वहीं भी यूमो की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी थी हाफ स्टेप 2 चैनल लेवल तक। सबसे पहले पोर्टल में एंटर करने वाले वो चारों हेवनली किंग्स थे। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद नोट करते हैं। उनका लीडर कहता है इस और बर्निंग एसेंस पवेलियन में से कोई नहीं बचेगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों की कलाइयों में से एक लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन ये बहुत हल्की होती है। ये एक तरीके का र्यून था जो बार बार चिपता और अपने आप को शो करता था। जो फैक्शन पवेलियन, ज़ोलिंग रॉयल फैमिली और बाकी के मेजर सेक्ट्स भी अपने अपने डिसेबल्स को कंपटीशन के ग्राउंड में भेज रहे होते हैं। नजर आ जाता है येंशन की तरफ। इस पार्ट में सोलोमन सेक्ट बसा हुआ था। लगता है अभी यहाँ पे 2 मेहमान पहुंच चुके थे। इनमें से एक बोलता है ज़ोलिंग रॉयल फैमिली कुछ अजीब कर रही है। दूसरे ने नोट किया था। वो भी कहता है पेट्रियार्क ने हमें यहाँ भेजा है तो कुछ न कुछ तो हो ही रहा होगा। इस टूटे हुए टेम्पल के अंदर ये दोनों फिगर्स बहुत हल्की आवाज में बात कर रहे होते हैं। अगर बात करिए कि है कौन, तो इनमें से एक होता है ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट में आने वाला सोल क्लैन का एनवॉय। ये ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट और ज़ोन सेंटियन में सोल क्लैन के ऑपरेशंस को हैंडल करता था, मतलब उनका कारोबार संभालता था। वो सोल क्लैन एनवॉय बोलता है मैं फील कर पा रहा हूँ कि ज़ोलिंग रॉयल फैमिली कोई छोटा सा षड्यंत्र नहीं रच रही, मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को सुन के दूसरा फिगर बोलता है तुम और मैं दोनों 1 स्टार 2 इमोर्टल की स्टैंड को रखते हैं। अगर ज़ोलिंग रॉयल फैमिली सच में एक्शन लेती है तो मुझे लगता है हमें भागने से वो भी नहीं रोक पाएंगे। इस बात को सुन के वो सोल क्लैन एनवॉय अपने सिर को हिलाता है। वो बोलता है सोल डीमन तुम ज़ोलिंग रॉयल फैमिली को बहुत हल्के में ले रहे हो। ये इस ज़ोन सेंटियन के अंदर घोस्ट रियल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी रीजन की वजह से मैंने तुम्हें बुलाया। खैर चलो अभी हम अपने बेस कैंप में वापस लौटते हैं। ये कह के दोनों फिगर्स धुएं बदल के इस जगह से दूर चले गए होते हैं। इन्हें शायद पता नहीं होता कि इन दोनों की मौजूदगी की वजह से ज़ोन सेंटियन के ऊपर और भी बड़ा खतरा आएगा। खैर ये तो भविष्य की बात रही। चलो बात करिए नेक्स्ट एपिसोड की। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड से कंपटीशन का आर्क ऑफिशियली शुरू होगा। इसमें जन पहले दिन ही कॉन्फ्लिक्ट कर लेगा। तक हमने ह्यूमन हॉल के डेप्यूटी हेड म्यूजिजी को देखा था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली ह्यूमन हॉल के लॉर्ड यानी कि हेड अपीयर होंगे। अगर उन्हें देखने के लिए आप भी एक्साइटेड हो तो कमेंट्स में लिख के फटाफट से बताओ और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को शाम को ही देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, जिससे आप हर शाम को नेक्स्ट एपिसोड को एंजॉय कर पाओगे। अगर आपका ऐसे ही पेट नहीं भरता है और आप हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो इमॉर्टल एम्परर या उससे ऊपर के लेवल में। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, उसे एक बार चेकआउट जरूर करना। टिल देन स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।